प्रेशर बेल्ट देखे थे, ये प्रेशर बेल्ट, उस प्रेशर बेल्ट में ये देखे थे, ये हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये क्या हो गया, ये 0, ये 30, ये 60, ये 90। दिस इज ए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ये क्या हो गया, इसको सब पोलर बोलो, और ये हो गया पोलर, जिसमें हम लोग सेल देखे थे और सेल के बारे में बताए थे कि कौन कौन सा होता है, हेडली, पोलर और फेरल सेल बताए थे, जिसमें ये इसमें और बताए थे कि ये 0 डिग्री, ये 30, ये 60, ये 90, ये 30, ये 60, ये 90। इसमें बताया था बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से ये पहले इस तरह की एक कॉन्सेप्ट था कि 2 ही सेल बनता है, 2 पट्टी 3 बनती है, एक यहाँ पे हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर। इसमें बताया गया था कि पहले यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से यहाँ की जो एयर मास है वो गर्म होने के बाद, मतलब वार्म होने के बाद यहाँ से उठेगी, और उठने के बाद ये फिर ये जो ट्रोपोस्फेरिक लिमिट जो होता है, ट्रोपोस्फेरिक लिमिट, वहाँ पे जाने के बाद ये ऐसे करके इसका अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आएगी, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे, यहाँ से एयर मास चला गया ऊपर, तो ये हो गया लो प्रेशर, यहाँ पे आके नीचे सब्सिडेंस हुआ है, नीचे आया है, तो इसका क्या हो गया, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। इस तरह से तीन जो बेल्ट बताए थे, 3 पेटी बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आया कि जिसमें एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और अर्थ की जो रोटेशंस होता है अपने एक्सिस पे, उसके वजह से एक यहाँ से एयर मास उठने के बाद वो क्या करेगी, इसमें यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक लिमिट जो होता है यहाँ से इक्वेटर से लेके और पोल तक के बीच में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे कितना 8 किलोमीटर पे ही ट्रोपोस्फेयर, और 8 किलोमीटर के बाद से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कितना, आई थिंक 16, एग्जैक्ट क्या है वो आप देख लो, 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद ये क्यों होता है उसके पीछे भी देखेंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे। यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 क्यों होता है, तो यहाँ पे बताया था वो बिकॉज ऑफ अर्थ में रोटेशंस की वजह से ये एयर मास ऊपर जाएगी, फिर ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया हाई प्रेशर। उसी तरह से यहाँ पे ये हो गया हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो और फिर ये हाई प्रेशर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है बिकॉज ऑफ अर्थ के रोटेशंस की वजह से यहाँ से। तो यहाँ से ये इसे हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ मूव होगा, तो ये एयर मास इधर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूवमेंट होगा, तो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, फिर ये हाई प्रेशर, ये हो गया लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पे आता है ये, ठीक। फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे करके इसका मूवमेंट होता है, ठीक, समझ गए। तो इस तरह से ये कितना बन गया, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, 7। तो इस तरह के 7 बेल्ट बनता है। फिर उसके बाद हम एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट इसी में बताया था, 3 सेल बताया था, इसको बोला जाता है हेडली, फेरल एंड पोलर सेल, ठीक। ये हेडली सेल में क्या होता है, यहाँ से एयर का अपलिफ्टमेंट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर, फिर यहाँ पे इसमें क्या होता है, नीचे 30 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, यहाँ पे सब्सिडेंस नीचे की तरफ आता है, ठीक। फिर यहाँ से ये नीचे ये लो प्रेशर इधर जाता है, इस तरफ मूव करता है यहाँ पे, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। जो ये एयर प्रेशर बेल्ट है, तो ये अर्थ को अभी हम एक होमोजीनियस मान के चले हैं। होमोजीनियस मतलब जो अर्थ एक लैंड मास है, वहाँ पे हम ये अर्थ पे जो वेरिएशंस है, अर्थ के लैंडस्केप पे जो वेरिएशन है, उसको नहीं एक होमोजीनियस मान के चले हैं। इसकी वजह से ये प्रेशर बेल्ट बना है। लेकिन नेचुरली या मतलब जनरली अर्थ का तो ऐसा है नहीं, होमोजीनिटी तो है नहीं। जैसे कि मान लो ये इक्वेटर है, यहाँ पे कहीं पे वाटर बॉडी भी होगा, कहाँ पे कहीं पे माउंटेन भी होगा, ठीक। तो ये प्रेशर बेल्ट यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसमें डिस्टर्बेंस
भी आते रहते हैं, ठीक। तो वो एक लोकल है, बट आपको जनरल जानने के लिए हम एक ये बता दिए होमोजेनिटी नहीं, क्योंकि देखो जो प्रेशर का लो प्रेशर यहाँ पे जो जेनेसिस हुआ किसके वजह से, टेम्परेचर की वजह से हुआ है ना। तो क्या अर्थ के इक्वेटर पे टेम्परेचर्स में रीजनल वेरिएशन तो हो सकता है। मान लो यहाँ के वाटर बॉडी है इस पे, तो इसका टेम्परेचर्स और यहाँ मान लो माउंटेन है, तो इसके दोनों का टेम्परेचर में वेरिएशन तो होगा। तो इसके वजह से लोकली प्रेशर बेल्ट में थोड़ा वेरिएशन तो आएंगे, ठीक। तो ये जानने के लिए मैंने बता दिया, ठीक। अब देखिए अर्थ होता क्या है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स बताए थे। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसमें जो ये एयर की स्पीड को नहीं, एयर की क्या करता है, एयर मास जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, नॉर्दर्न स्फीयर में ये अपने राइट हैंड साइड, ठीक, राइट हैंड साइड मूव करता है। जैसे कि मान लो ये हो गया हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक। तो इसमें एयर का जो मूव होगा तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पे लो प्रेशर है, एलपी है, तो एचपी से एलपी की तरफ डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ये टिल्ट होके जाएगा, ठीक, राइट वे। दिस इज इस तरह से इसका डायरेक्शंस हो जाएगा, ठीक, समझ गए। जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, साउदर्न में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बाईं तरफ, मान लो ये हाई प्रेशर है, ठीक, इस डायरेक्शन में है, तो ये अपने बाईं तरफ ऐसे मूव कर जाएगा। यदि यहाँ पे खड़े हैं, इधर इधर मूव करके खड़े हैं, तो उसके इसका राइट इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस तरह का लेफ्ट हो जाएगा ना, इस तरह का लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। यदि इधर मूव करके खड़े हैं, मेरा फेस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, राइट इधर हो गया, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह का मूवमेंट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये मान लेते हैं हाई प्रेशर बेल्ट है, कहीं से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो साउदर्न हेमिस्फीयर में एयर का मूवमेंट होगा, तो ये, ठीक। अब थोड़ा सा और आते हैं डिटेल्स में। देखो ये हो गया अर्थ, ठीक, ये हो गया सन, ठीक, सनलाइट आता है। तो अर्थ के क्या होते हैं, जो अर्थ का ये पोजीशन तो चेंज होता है ना, क्योंकि सनलाइट जो आपका किसमें अप्रैल और किसमें अक्टूबर या सितंबर, ये इसमें जिसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे जब सनलाइट डायरेक्ट इक्वेटर पे आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो समर सॉलिस्टिस होता है, तो इसमें इस डायरेक्शन में मतलब अर्थ का ये वाला पार्ट आ जाता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, इस पे सनलाइट पड़ता है डायरेक्ट, ठीक। तो जैसे ही सन का मूवमेंट इधर होगा और इधर होगा, तो उससे क्या होगा, प्रेशर बेल्ट का भी मूवमेंट होगा आगे पीछे। ये जो आपका लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे इसका, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर जाएगा 10 डिग्री तक मान के चलो, ठीक, ये ऐसे शिफ्ट करेगा, तो इसका भी शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि मान लो कि आपका जब ठंड विंटर का टाइम आया, इधर आ गया विंटर, तो ये सनलाइट किधर, कैप्रिकन इधर पे आएगा, ठीक। तो उसके वजह से क्या होगा, इधर जो आपका इसको बोलते हैं, ये ITCZ होता है। इसको ITCZ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही सनलाइट इधर आएगा, इधर जब इधर समर का टाइम आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वाली जो है, ये वाली जो प्रेशर बेल्ट है, ये जो आपका लो प्रेशर बेल्ट है, उसका इधर क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगा सन में, ठीक। देखो इसका इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि क्लाइमेटिक जब आप जोन पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक रीजन पढ़ेंगे, तो उसमें इसका बहुत मतलब यूज होता है, ठीक। तो सन के अर्थ के रोटेशंस की वजह से और रिवोल्यूशंस, ये जो सीजन होता है, ये होता है रिवोल्यूशंस की वजह से। रिवोल्यूशंस की अर्थ जो रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ, तो उसके वजह से क्या होता है, जो अर्थ का जो फेस सन मतलब सन के डायरेक्शंस में रहता है, उसमें जो शिफ्टिंग होती है वो अपर और लोअर, तो उसके वजह से प्रेशर बेल्ट भी
शिफ्ट करता है। आप बोलेंगे जो टेम्परेचर जेनेसिस जो टेम्परेचर की वजह से हुआ है उसका तो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ तो भाई टेम्परेचर के आप देखिए, ये देखिए इसका जो इक्वेटोरियल वाला है तो इसको तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर से इस लो प्रेशर बेल्ट का जेनेसिस हुआ है। तो लेकिन जो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बना है वो किसकी वजह से बना है, इसके वजह से बना है। यही की जो एयर मास थी वही तो यहाँ पे सब्सिडेंस वो नीचे की तरफ आया, इसकी वजह से हुआ। जब यही थोड़ा सा मूव कर गया ऊपर बिकॉज ऑफ अर्थ के मूवमेंट के वजह से ये इधर मूव कर गया, तो ये भी तो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, समझ गए। तो ये हो गया आपका प्रेशर बेल्ट। अब हम स्टार्ट देखते हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि इसके वजह से क्या क्या होता है। अब देखो, तो ये प्रेशर बेल्ट तो पढ़ लिए, प्रेशर बेल्ट तो पढ़ लिए। प्रेशर बेल्ट पढ़ने के बाद अब देखेंगे और क्या देख सकते हैं। अब देखो, टेम्परेचर पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिए, ठीक। अब देखते हैं, एक होता है क्या, जैसे देखो कि आप आ जाओ प्रेसिपिटेशंस, प्रेसिपिटेशंस या रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो रेनफॉल्स जो टाइप्स, रेनफॉल्स क्या होता है, देखो जब एयर मास है, जो आपका एयर मास है, एयर मास क्या हो गया, जब वो सेचुरेट हो जाएगा, ठीक। और अपनी कंडेंसेशन, जो उसका कंडेंसेशन होगा, जब उसका कंडेंसेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, वो वाटर ड्रॉपलेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशंस की वजह से वो नीचे की तरफ आएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, एयर मास, सेचुरेशन। अब ये एयर मास जो है, वो एयर मास के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक। ये ह्यूमिडिटी कहाँ से मिलेगा, जब क्या होगा, जो वाटर बॉडी है, ठीक, वाटर बॉडी है, जब इसका क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। वेपोराइजेशन होने के तभी तो यहाँ से, जब इसमें से वेपर बनेगा तभी तो इस वाटर बॉडी के ऊपर, ये वाटर बॉडी है, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे वेपराइजेशन हुआ, तो ऐसे करके यहाँ से वेपर बाहर निकला। तो यहाँ पर जो एयर मास है वो क्या करेगा, इस वेपर को इसमें अकुमुलेट हो जाएगा, ठीक। अब जो ये एयर मास है, अब ये जब इस सेचुरेट हो गया, सेचुरेट मतलब क्या, जो इस एयर मास की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है ह्यूमिडिटी का, ठीक। इसकी मतलब कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और इसमें कितना यहाँ से सप्लाई हुआ है। इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, 3 कॉन्सेप्ट मिलता है। एक होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा एक और है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक। तो अब 3 कॉन्सेप्ट मिलता है। तब जब ये एयर मास, इसका जो ह्यूमिडिटी कैरिंग कैपेसिटी जब जितना है उतना इसमें पहुंच गया यहाँ से, तो ये सेचुरेट हो गया, ठीक। अब सेचुरेट हो जाने के बाद इसका कंडेंसेटिव पॉइंट होता है, ठीक। जब सेचुरेट हो गया तो वो कंडेंसेशन पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक। अब कंडेंसेशन क्या होता है, जब एयर मास, जो आपका वेपर है, जब वो वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक। अब देखो, ये जो वाटर बॉडी है, जब ये यहाँ से इसमें वेपराइजेशन हुआ है, यहाँ से वेपर निकला है, ये यहाँ पे एयर मास है, ठीक। तो इसमें कुछ पार्टिकल्स होना चाहिए, ठीक, जो इस वेपर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे अपने चारों तरफ, ऐसे इसको एब्जॉर्ब कर ले। इस पार्टिकल्स को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया, हाइग्रोस्कोपिक
हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया बोलते हैं। ठीक ठीक, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया इसमें कौन कौन सा होता है? इसमें होता है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक, NH3 होता है, ये मीथेन। अब ये देखो, हम जो अब जब हम पढ़ते हैं कि ये एसिड रेन होता है, एसिड रेन पढ़ते हैं, ठीक। एसिड रेन इसमें क्या हो जाता है कि जो आपका जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया है उसमें किस तरह का मटेरियल, जैसे पार्टिकुलर मैटर्स हो गए, पीएम पढ़ते हैं, पार्टिकुलर मैटर हो गया, ये पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि पॉल्यूशन बढ़ा देंगे, पॉल्यूशन बढ़ने से जब जो स्मोक होगा, स्मोक उसमें कितना पार्टिकुलर मैटर्स है, ठीक। तो वो पार्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस वेपर को क्या करते हैं, वो सक करते हैं, ठीक, अपने में समा लेते हैं, ठीक। तब उसका फिर सिचुएशन आता है, समझ गए। अब सिचुएशन की वजह से फिर वो कंडेंसेशन होता है। अब देखो कंडेंसेशन का जो पॉइंट है, एक होता है 0 डिग्री सी पे, और 0 डिग्री से नीचे हो गया या 0 डिग्री से आगे हो गया। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको कंडेंसेशन हो गया, उससे यदि नीचे होता है कंडेंसेशन, तो इसमें जो बारिश होगा, जो रेनफॉल होगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से नीचे आएगा तो बर्फ भी बनता है, इसमें छोटा छोटा ओला भी बनता है इसके साथ, ठीक, बारिश के साथ साथ। 0 डिग्री सी से ऊपर से होगा तो इसमें वाटर रहेगा, ठीक, समझ गए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके वेपर होना चाहिए, ठीक ठीक, समझ गए। अब वो वेपर जो होगा, जो एयर मास है, उस एयर मास का सेचुरेशन लेवल तक होनी चाहिए, ठीक। जब ये सेचुरेशन लेवल तक हो जाएगा तब, ठीक। अब इसकी जो एयर मास है उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके बाद इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी, जैसे कि एक ये कंटेनर हो गया, इसमें कोई एयर मास है, तो इसकी एक क्वालिटी होगी जो भाई इस एयर मास के लिए मतलब इतना ह्यूमिडिटी चाहिए, जिस ह्यूमिडिटी पे ये सेचुरेट हो जाएगा, ठीक, सेचुरेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से जो इसके चेंजेज आ जाएंगे, ठीक, चेंजेज आएंगे, और उसके प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन का प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ने देते, कभी देखेंगे इसको ढंग से देखेंगे, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उससे भी ह्यूमिडिटी पे चेंजेस आएगा, ठीक, समझ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है एडियाबेटिक कूलिंग एंड एडियाबेटिक हीटिंग। एडियाबेटिक कूलिंग या हीटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखो आप ये यहाँ पे एयर मास है, तो इसमें इसके जो टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, नोट बिकॉज ऑफ हम इसको टेम्परेचर को सप्लाई या इसके मतलब बाहर से इसको विदाउट टेम्परेचर दिए हुए जो इसके वॉल्यूम में चेंजेस आने से जो इसमें इसके टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो कहते हैं, उससे कहते हैं एडियाबेटिक। मतलब इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर का इसमें सप्लाई नहीं हो रहा है, समझ गए। अब देखो जैसे कि इक्वेटर पे 0 डिग्री सी पे जब ये एयर मास ऊपर की तरफ उठता है तो इसमें क्या होगा, अपलिफ्टमेंट हुआ, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो इसका क्या होता है, एडियाबेटिक कूलिंग हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सर्टेन वॉल्यूम में जा रहा है, ठीक, ये वॉल्यूम इसका हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने के बाद इसमें क्या होता है, ये एक्सपांसन इसका एक्सपेंड कर जाता है, ठीक। भाई वॉल्यूम बढ़ गया तो एक्सपेंड कर जाएगा, तो ये हो जाता है कूलिंग हो जाता है, इसका कूल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। तो इसके जो टेम्परेचर है यहाँ से ये बाहर निकलता है, ठीक। तो किसके वजह से होता है, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने से ये ठंडा हो जाता है, तो ये एडियाबेटिक कूलिंग हो गया। फिर ये सेचुरेट हो जाता है, और सेचुरेशन के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस से फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक। अब हम प्रेसिपिटेशन देखते हैं। प्रेसिपिटेशन के जो
प्रकार होता है वो 3 तरह के होता है। एक को बोलते हैं कन्वेक्टिव, दूसरा होता है मतलब ओरोजेनेसिस, मतलब माउंटेन रीजन में जो होता है ओरोजेनेसिस, माउंटेनियर। तीसरा होता है फ्रंटल। अब देखो जो फ्रंटल एसिस की वजह से जो होता है, अब देखो कन्वेक्टिव क्या होता है, कन्वेक्टिव तो जो इक्वेटर पे होता है। अब ये इक्वेटर पे क्या होगा, आपको ये देखिए, इक्वेटर पे टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट ये पड़ता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, ठीक। अब तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है, क्या टेम्परेचर में कभी वेरिएशन आता है यहाँ पे? हाँ भाई, जब इक्विनॉक्स होता है तो उस टाइम क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में रहता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाएगा सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस तरह इसका मूवमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे कम पड़ेगा, ठीक। तो टेम्परेचर वेरिएशन तो होता है इस पे। तो इक्विनॉक्स के टाइम बारिश जो रेनफॉल होता है बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पे, आपका ट्रॉपिकल वाले इक्वेटोरियल वाले रीजन में। किस वजह से, ठीक, टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये एयर मास ऊपर चला गया, तो टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो ये एक्सपांड करेगा, ये ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन होता है इक्वेटर के ऊपर। लेकिन इक्विनॉक्स के टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक, इक्विनॉक्स के टाइम ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो बारिश होगी वो क्या हमेशा होगी, सालों भर होगी, क्योंकि सनलाइट हमेशा यहाँ पे पड़ता ही रहता है। लेकिन इक्विनॉक्स के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक, ज़्यादा होता है। अप्रैल और ये अक्टूबर नवंबर के टाइम में ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बारिश हो गया। अब देखो इक्विनॉक्स के टाइम ज़्यादा होता है, और जो सिंपल जो रेनफॉल होगा यहाँ पे वो कब होगा, मतलब 12 बजे के बाद, 12 AM के बाद देखा जाता है कि जनरली क्यों होता है। अब 12 AM के बाद क्यों जाता है, 3 PM इस सब टाइम में ज़्यादा होता है, क्यों होता है भाई? अब देखो सनलाइट सुबह से तो इस पे पड़ रहा है, ठीक। अब सुबह से 10-12 बजे तक तो ये गर्म ही होगा, गर्म होने के बाद फिर उसके बाद से यहाँ पे गर्म होने के बाद ये इससे एयर मास जो है ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये थोड़ी है कि सुबह सनलाइट आया तुरंत गर्म हो गया, तुरंत ये हो गया, नहीं होता है। सुबह से तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से ये गर्म हो रहा है। अब 12 बजे बाद यहाँ से ये जब एवरेज गर्म हो जाने के बाद से यहाँ से निकलता है, तो 12 बजे के बाद से यहाँ पे बारिश होती है, ठीक। अब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो फिर यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन किस तरह का होगा, सॉइल किस तरह की होगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कौन से ट्राइब्स रहेंगे, ये सब अलग जब डिटेल्स देखेंगे तो ये ठीक है। अब देखो जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर बारिश के लिए क्या चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया भी चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया भी चाहिए। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया किसके थ्रू होता है, यदि पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ठीक, मतलब इस एयर, ये जो एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पे जो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो उसमें क्या पार्टिकुलर्स किस तरह का मैटर इसमें है, उसके वजह से होता है, ठीक। अब देखो ये हो गया आपका कन्वेक्शंस वाला। दूसरा आके हम देखते हैं, क्या दूसरा आप सेकेंड देखते हैं, वो माउंटेन वाला। माउंटेन वाले में क्या होता है, जो देखो ये आपका क्या हो गया, ये मान लिया माउंटेन, ठीक। अब ये मान लेते हैं यहाँ पे जो कोई वाटर बॉडी है, कुछ भी है, मान लेते हैं वाटर बॉडी है। अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, वेपराइजेशन होने के बाद यहाँ का जो एयर मास है वो क्या करेगा, एयर मास जो है वो यहाँ से इसमें इस वेपर आ गया, ठीक। उसके बाद ये मूव कर रहा है। अब जब ये इसके, अब मेन ये भी है, देखो भाई ये माउंटेन से जब आके यहाँ पे इससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद यहाँ से टकराया और ऊपर गया, ठीक। ये ऊपर जाने के बाद अब क्या हो गया, यहाँ पे ठंडा हुआ, यहाँ पे सेचुरेशन मिल गया इसको, यहाँ पे बारिश हो गई, ठीक।
अब देखो यदि माउंटेन का हाइट और ज़्यादा है, तो यदि यहाँ बारिश हो गई तो फिर यहाँ का जो एयर मास है उसमें क्या ह्यूमिडिटी की कमी होगी, इसमें वेपर वाले पार्टिकल्स का कमी हो गया भाई, इसमें इसका मतलब कैपेसिटी ही नहीं है कि अब ये बारिश कर पाएगा। ठीक, तो ऊपर जाने के बाद बारिश कम हो जाता है। ठीक, जनरली पहले क्या होता है, माउंटेन से ऊपर जाने पे बारिश यहाँ बढ़ती है, अब फिर ऊपर जाने के बाद ये कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ बारिश हो गई तो उसमें वेपर है ही नहीं अब। ठीक, ह्यूमिडिटी उसका है ही नहीं, तो कहाँ से बारिश होगी। ठीक, अब देखो जब ये एयर मास अब इसको क्रॉस करने के बाद इस स्लोप पे आता है, इस स्लोप पे आएगा, तो इस स्लोप पे आने के बाद क्या होता है, उसका ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक, ये नीचे की तरफ इस स्लोप के नीचे आएगा, तो इसका क्या हो जाता है, एडियाबेटिक हीटिंग होगा, क्योंकि जैसे ही नीचे आएगा तो वो जो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, और एयर मास वही है, तो इसमें मतलब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन से इसके टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक हीटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें ह्यूमिडिटी है ही नहीं, इसमें वाटर वेपर है ही नहीं जो कि सेचुरेशन को सेचुरेट होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे इसके तरफ, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे बारिश नहीं होती है, जैसे कि अपना वेस्टर्न घाट है। अब एक चीज और भी ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि आपका ये माउंटेनियन रीजन है, यदि इसके अलोंग ऐसे करके मतलब एयर मास जा रहा है तो यहाँ पे बारिश नहीं होगा, लेकिन उस एयर मास को क्या यहाँ पे इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक, यहाँ पे होना जरूरी है, जब इससे टक्कर होगा, कोलाइड करेगा, तभी यहाँ पे बारिश हो सकती है। जैसे कि आपका अपना वेस्टर्न घाट है, ये हो गया अपना वेस्टर्न घाट। ठीक ठीक, तो वेस्टर्न घाट यहाँ से जो आता है वो मॉनसूनल वाला एयर मास, ठीक, ये यहाँ से आके यहाँ पे टक्कर करता है, और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है। ठीक, यहाँ पे वेस्टर्न घाट में बारिश होती है, और फिर इस साइड में इसको क्या बोलते हैं, ये डॉट वाला है, फेड रीजन होता है, फेड रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे ही आएगा तो इसका एडियाबेटिक हीटिंग हो जाएगा, उसमें सीधा एडियाबेटिक हीटिंग कूलिंग नहीं ध्यान रखो तो सीधा यहाँ पे इसका ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगा, उसमें है ही नहीं मटेरियल, वाटर वेपर है ही नहीं, तो कहाँ से इधर बारिश करेगा। ठीक, तो ये हो गया माउंटेनन वाला हो गया। चलो ठीक है, तीसरा होता है आपका फ्रंटल। अब देखो जैसे कि आप जब आप हम देख रहे थे कन्वेक्शन वाला जो रेनफॉल देख रहे थे, कन्वेक्शन वाले रेनफॉल के लिए क्या जरूरत है, टेम्परेचर की इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। ठीक, लेकिन हाँ, तो उसका एक दो तीन रीजन ये है, जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है कि इधर कम होता चला जाता है, जैसे कम होता चला जाएगा तो यहाँ पे ऊपर जाने पर कन्वेक्शन रेनफॉल जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक, उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। दूसरा, जो मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, मतलब ये है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, तो ये क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट कम रहेगा, तो जो कोस्टल रीजन है ना, कोस्टल रीजन, तो वहाँ पे कन्वेक्टिव रेनफॉल होने का चांसेस कम होता है, लगभग कम होता है वहाँ पे। जो ज़्यादा कन्वेक्टिव रेनफॉल कहाँ होगा, ये कॉन्टिनेंटल वाले साइड पे होगा, मतलब जहाँ पे कॉन्टिनेंट का ज़्यादा इफेक्ट है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ज़्यादा है, उस पे होगा। जैसे कि ये हो गया, जैसे कोई लैंडलॉक कंट्री है भाई, मान लो लैंडलॉक कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री में ना कन्वेक्टिव रेनफॉल ज़्यादा होगा। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे सनलाइट का ज़्यादा इफेक्ट होगा। यहाँ पे मान लो वाटर बॉडी यहाँ पे है, तो इसके क्योंकि वाटर बॉडी यदि कोस्टल रीजन में है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर तो उस कोस्टल रीजन में इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। ठीक, समझ गए, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा होने का चांसेस होता है कॉन्टिनेंटल वाले में। अरे यार इधर देखो ना, यहाँ पे वाटर मास रहेगा, ये वाटर मास रहेगा, तो उससे क्या होगा, इसका फिर वेपराइजेशन होगा, तो ये वाला पार्ट जो है, तो इस वाटर मास का इफेक्ट तो यहाँ पे बढ़ेगा, टेम्परेचर तो यहाँ तो कम रहेंगे ना, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो कम रहेगा, तो यहाँ पे बारिश होने का चांस कम होगा, क्योंकि कन्वेक्टिव रेनफॉल के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सनलाइट यहाँ से तिरछा हो रहा है, ठीक, इंक्लाइन इस एंगल पे आ रहा है, तो सनलाइट का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कन्वेक्टिव रेनफॉल तो यहाँ पे कम होगा ना। ठीक, तो अब फ्रंटल वाले देखते हैं। फ्रंटल वाले में क्या होता है
देखो वो जो फ्रंट का जेनेसिस कैसे होता है, देखिए जब दो एयर मास है, एक आपका हो गया कोल्ड एयर मास, देखिए एक कोल्ड हो गया यहाँ पे और एक हो गया वार्म हो गया, ठीक। जब दो एयर मास, एक इधर से आ रहा है कोल्ड वाला, ठीक, तो कोल्ड वाले का प्रॉपर्टी क्या होगा, जो ये ड्राई होगा, ठंडा है तो उसमें ठंडा एयर मास है जो तो उसमें ह्यूमिडिटी तो कम होगी ना, तो ड्राई होगा यहाँ पे, ठीक। क्या ये वार्म वाला है तो इसमें तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी भाई, इसमें वार्म है टेम्परेचर की वजह से, यहाँ पे क्या वेपराइजेशन हुआ है तो इस एयर मास में क्या ज़्यादा है, तो ये दोनों जब आते हैं सामने से तो इन दोनों के बीच में ये फ्रंट का जेनेसिस होता है, ठीक। तो इस फ्रंट के जेनेसिस की वजह से यहाँ पे दो फ्रंट बनते हैं, एक को बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, दूसरे को बोलते हैं वार्म फ्रंट, ठीक। अब हम इस फ्रंट को आगे थोड़ा ज़्यादा से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये कोल्ड फ्रंट में क्या होता है ना, कोल्ड फ्रंट में बारिश, कोल्ड फ्रंट में जो होगी बारिश वो कैसी होगी, बहुत तेजी से होगी, हेवी होगी, हेवी रेनफॉल होगा यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, अब शॉर्ट रीजन पे। अब ये ऐसा क्यों होगा, देखो जैसे ये कोल्ड एयर है तो ये कोल्ड वाला जो एयर मास है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। उसका वेट तो ज़्यादा होगा, तो ये तो जो कोल्ड एयर क्या करता है, नीचे की तरफ बैठता है, ठीक, नीचे की तरफ बैठेगा। और ये वार्म वाला है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ऊपर की तरफ, भाई गर्म वाली जो एयर मास है तो ऊपर की तरफ मूव करती है ना ये, तो जब ये कोल्ड एयर इस वार्म एयर वाले सेक्टर में जब जाता है, क्योंकि कोल्ड एयर का क्या होगा, कोल्ड एयर का क्या होता है यहाँ पे इसकी वो भी हाई प्रेशर भी होगा, कोल्ड एयर है उसका हाई प्रेशर भी होगा, और ये वार्म एयर है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर भी होता है, तो लो प्रेशर भी होता है। तब जब ये कोल्ड एयर इधर जाएगा, ठीक, तो क्या करेगा, इस वार्म एयर को मूव मतलब ऊपर की तरफ उठा देगा, ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक। तो जैसे ही ऊपर की तरफ ये उठेगा तो जैसे ही इसका जाएगा तो फिर ये इसका एडियाबेटिक कूलिंग हो जाएगा और ये शॉर्ट पीरियड में ये सेचुरेशन को ये सेचुरेट हो जाएगा यहाँ पे, कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे बारिश होगा, ठीक। लेकिन जब वार्म फ्रंट बनता है तो वार्म फ्रंट में क्या होता है कि देखो भाई ये जो कोल्ड एयर है ये जब वार्म वाले सेक्टर में पेनिट्रेट करता है, इधर चला गया इधर, तो ये जब जाएगा तो भाई इसके ऊपर तो ये कोल्ड एयर है, ठीक। तो अब कोल्ड एयर ज़्यादा वेट है इसका तो इसको उठाने, और ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको उठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक, टाइम लगेगा। और उसके वजह से क्या होगा, ये एक्सपांड करेगा थोड़ा सा, और हम क्लियर करके बताते हैं। वो क्या करेगा, ये होगा वार्म एयर, ये इधर है कोल्ड एयर, ठीक। तो इसको क्या किया भाई, इसको जब ऊपर की तरफ उठाएगा तो ये फैलेगा ना कहीं से कहीं, इसको तो ऊपर जाना है, वार्म एयर को तो ऊपर जाना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जगह ढूंढेगा कहाँ से बाहर निकले, तो ये क्या करेगा, ये इसका एक्सपांसन होता जाएगा, ये एक्सपेंड करता जाएगा, ठीक। और ये वार्म ये कोल्ड एयर को ऊपर उठाता चला जाएगा, तो इसका एक्सपांसन होगा, तो ये क्या करेगा, ये एक ब्रॉड एरिया में इसका प्रेसिपिटेशंस होता है, ठीक। और ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है क्योंकि इसको कोल्ड एयर घेरे हुए है ऊपर से, तो ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो इसमें बारिश जो होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, स्लो रेनफॉल होगा, ठीक। कौन से फ्रंट में, वार्म फ्रंट में स्लो होगा, और किस में, ब्रॉड एरिया में होगा, ठीक, समझ गए। तो ये तीन तरह का बारिश होता है। अब आप कहेंगे जो भाई ये फ्रंटल रेनफॉल कहाँ होगा, तो भाई आप ये देखो ना, जो आपका ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, तो ये पढ़े हैं ना, ये क्या होता है पोलर वाला, ये होता है आपका हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट इधर से एयर मास इसी डायरेक्शन में क्यों आया, क्योंकि वो पढ़े हैं ना फेरल वाला, जो एयर मास है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में चलेगा तो वो कितना इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन में, इधर का डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ये आ रहा है, ठीक। कूल एयर, अब यहाँ पे कौन सा है आपका, ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अब यहाँ पे
फिर हमने जब बताया था जो प्रेशर जो बेल्ट होता है वो बेल्ट नहीं, मतलब एक होमोजेनियस मान के हम प्रेशर बेल्ट देखे थे, लेकिन नहीं होता। जैसे कि मान लो यहाँ पे वाटर है, वाटर, ठीक, तो उसके वजह से क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ से क्या होता है, जो वेस्टर्लीज है, अब हम देखते हैं, अब हम वहां पे आके देखते हैं। देखिए ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक, ये हो गया 30, ये 60 और ये 90, ये 30, ये 60 और ये 90, 60, ठीक। अब देखिए, अब हमने क्या क्या बोले थे, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। अब इस डायरेक्शन, इसमें जो रहेगा एयर जो मास होगा वो इस तरह मुड़ जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया 30 वाला ये। अब यहां से जो एयर मास आएंगी, जो एयर का ब्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक, ऐसे करके लो प्रेशर की तरफ, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या है, कोरियोलिस फोर्स देखे थे, इसके डायरेक्शन क्या है, ये क्यों हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्या बताए थे, वो अर्थ का ये जब मूव करता है उसके वजह से जनरेट, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, मुड़ रहा है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसका मूवमेंट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे किस तरफ जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये इधर जाएगा, ऊपर की तरफ किस तरफ से जाएगा, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर से जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ही वेस्ट है ना भाई। ये देखो ना, नॉर्थ, यहाँ से कोई जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। ये साउथ है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। कोई यहाँ से चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। यहाँ से साउथ वेस्ट, यहाँ से चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक। यहाँ से कोई चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से चल रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, ये किससे जा रहा है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इस तरफ जा रहा है, ठीक। किधर जा रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। यहाँ क्या है, ये इसका इस तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। यहाँ पे अब देखो, ये लो प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से फिर आएगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो आएगा तो उसका क्या डायरेक्शन होगा, यहाँ से इस इधर चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कहाँ से आ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, ठीक। अब देखो, ये हो गया एक नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट से ये आ रहा है और इधर से ये कौन सा जा रहा है, साउथ वेस्ट। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोलर और इधर वाला ये साउथ वेस्ट, ये किस पे, 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे जब मिलता है तो यहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल होता है, क्योंकि ये इधर से जा रहा है। अब हम जब वेस्टर्लीज पढ़ेंगे तब देखते हैं। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी क्या होगा, ये लो प्रेशर, ये इक्वेटर की तरफ जाएगा, यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी क्या हो गया, ये 30 है, ये 60 है। हाँ, तो ये हो गया हाई प्रेशर वाला जोन है, तो इसमें किस डायरेक्शन में जाएगा एयर मास, ये हो गया इधर इस डायरेक्शन से, ठीक। इसका डायरेक्शन कौन सा है भाई, साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट से मूव कर रहा है, ये साउथ ईस्ट से जा रहा है और ये